में इंडिया का नाम आता है, लेकिन ये बदलाव पिछले कुछ सालों में ही आया है। 2016 से पहले इंडिया में बिजनेसमैन कैश में काम करते थे, लेकिन 2016 के बाद यूपीआई लॉन्च होने से अब छोटे से छोटे बिजनेस भी ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं। ऑनलाइन पेमेंट की इस क्रांति से क्या बिजनेस करना आसान हुआ है? क्या आज का युवा जॉब वर्सेस बिजनेस में बिजनेस का ऑप्शन सेफ मानता है या जॉब का? इंडिया में कैसे बिजनेस शुरू किया जाए और जरूरी पेपर वर्क के बारे में जाने माने टैक्स एडवोकेट और कंसल्टेंट गगनदीप कुमावत से टॉक अबाउट बिजनेस ने बात करी। उसका इंटरेस्ट कहाँ पर? इंटरेस्ट अगर उसका नौकरी में है, क्योंकि आदमी को क्या चाहिए, सुबह 10 से 5 की नौकरी चाहिए, उसके बाद वो फ्री रहना चाहता है। बिजनेस का कोई टाइम नहीं होता है। बिजनेस आप आधी रात तक भी करते हो, और अगर आप अपने आप को ग्रोथ पे देखना चाहते हो कि मैं 5 साल बाद मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, तो वो सब चीज़ बिजनेस में होती है। को अगर आप फोकस करते हो, अपना इंटरेस्ट डेवलप करते हो, तो बिजनेस कहीं ना कहीं एक्सपांड होगा तो आप उस एरिया को डेवलप करोगे। एरिया को डेवलप करने के साथ साथ आपकी इनकम भी बढ़ेगी और आपके साथ साथ में काफ़ी लोग ग्रो करेंगे बिजनेस को लेकर। इंडिया में पेपर वर्क एक लेंथी प्रोसेस माना जाता है, लेकिन अब डिजिटली आप अपना बिजनेस रजिस्टर करवा सकते हैं। क्या है उसका प्रोसेस? हर बिजनेस स्टार्ट में इनिशियल लेवल पे, माइक्रो लेवल पे स्टार्ट होता है, तो उसके लिए उसको एक MSME रजिस्ट्रेशन करवाना रहता है। MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। वहाँ पर उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ऑल इंडिया लेवल पे कहीं पे भी बैठ करके हो सकता है, और उसमें गवर्नमेंट के पास भी स्टैटिस्टिक्स पहुंच जाता है आपका कि आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया है। उसके बेसिस पे आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आप बिजनेस के साथ साथ में गवर्नमेंट की कोई भी योजनाएं हैं, उस योजना में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वो जानते हैं देश में अगर बिजनेसेस होंगे तो देश को और देश के लोगों को तरक्की के नए रास्ते मिलेंगे। लेकिन आज भी इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कई बिजनेसेस कैश में काम करना ज्यादा पसंद करते हैं ताकि वो टैक्स देने से बच सके। 2017 के बाद से कई तरह के टैक्सेस से एक आम भारतीय को छुटकारा मिला है। इतना बड़ा बदलाव होने के बाद भी जीएसटी पहले एक्सेप्टेबल नहीं था। आखिर क्यों? कोई भी चीज़ है हिंदुस्तान में जब नई आती है तो सब लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं होती है। आज अगर हमारे घर में भी अगर कोई रूल एकदम से लाद दिया जाए तो वो रूल हमारे लिए एकदम से स्ट्रिक्टनेस वाला होगा, अगेंस्ट वाला होगा, लेकिन धीरे धीरे हम उस चीज़ को फॉलो करने लगते हैं तो हमें पता चलता है इसमें फ़ायदे हैं। और वो गवर्नमेंट ने जिस तरह से इसके फ़ायदे बताए हैं, लेकिन लोगों को एकदम से समझ में नहीं आए। अब धीरे धीरे लग रहा है, क्योंकि देखिए आप पहले 1 लाख करोड़ का कलेक्शन पर मंथ होता था, जिसको आज की डेट में वो लगभग 1.5 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी भी इसको एक्सेप्ट कर रहा है। इंडिया ही नहीं, पिछले कुछ सालों से पूरी दुनिया एक मोबाइल पर सिमट गई है। एक क्लिक पर आप पूरी दुनिया की सैर कर सकते हैं। आज हर कैटेगरी के बिजनेस ऑनलाइन आ चुके हैं। क्या ये इतना आसान है? पॉइंट टू पॉइंट अगर हम बात करें तो कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको अपनी KYC देनी पड़ती है, आपको अपनी बैंक डिटेल्स देनी पड़ती है। उद्यम रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप अगर GST में जाना चाहते हैं, क्योंकि सरकार ने एक और आम आदमी के लिए फ़ायदा दे रखा है कि कोई भी छोटे से छोटा बिजनेसमैन अगर बिजनेस करना चाहे बिना GST रजिस्ट्रेशन के भी बिजनेस कर सकता है, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया है कि पूरे साल भर में उसका टर्नओवर 20 लाख से नीचे होगा और वो एक एरिया में, एक लिमिटेड एरिया मतलब स्टेट के अंदर ही बिजनेस करता है, तो उसके लिए GST रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब वो GST रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है तो GST रजिस्ट्रेशन में भी वहाँ पर KYC रिक्वायरमेंट है। KYC का मतलब है यहाँ पर आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोग्राफ, देन आपका ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। ये KYC के अंदर ये 5 चीज़ें आती हैं। और इन 5 चीज़ों के अलावा यहाँ पर आपको जो बिजनेस प्लेस है, उस बिजनेस प्लेस का आपका प्रूफ चाहिए, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट की जगह अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो वहाँ रेंट एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपके खुद की प्रॉपर्टी के ओनरशिप प्रूफ दे सकते हैं। और अगर आपकी किसी रिलेटिव की प्रॉपर्टी है तो वहाँ पर आप कंसेंट लेटर लेकर के और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। GST में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से 7 दिन का प्रोसीजर है, लेकिन 7 दिन से पहले आपका रजिस्ट्रेशन आ जाता है, मैक्सिमम 7 डेज का टाइम। सिर्फ इंडिया ही क्यों, क्या हम अपने बिजनेस को आउट ऑफ इंडिया भी ले जा सकते हैं? उसके लिए हमें सबसे पहले इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड
लेना पड़ता है। इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि आप आउटसाइड इंडिया में अपना प्रोडक्ट भेजने वाले हैं, और इसमें गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा फ़ायदा दिया है। जितना ज़्यादा डॉलर इंडिया में आएगा उतना ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी को फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आपका प्रोडक्ट की जो रीच है वो आउट ऑफ इंडिया पहुँच रही है, मतलब कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी। और उसके लिए गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन और दिया है, आपको जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि आपका कस्टमर आउट ऑफ इंडिया बैठा है, तो वहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा है। प्रोडक्ट की कॉस्ट आपको अल्टीमेटली प्रॉफिट देगी। तो इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड भी बहुत इजी रजिस्ट्रेशन है, उसका भी इजीली विद इन 1 और 2 डेज़ आपको मिल जाता है। सर देखिए, यहाँ पर जब भी हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में क्या है कि उसका क्राइटेरिया या बिजनेस की जो सेल है वो अनलिमिटेड है। उदयपुर में बैठा हुआ बंदा आज कन्याकुमारी में या कश्मीर में या आसाम में कहीं पे भी अपना प्रोडक्ट बेच सकता है, क्योंकि उसकी रीच जो है वो अनलिमिटेड लेवल तक हो गई है। अब जब अनलिमिटेड लेवल तक हो गई है तो वो ईजीली अपना प्रोडक्ट घर बैठे वहाँ पर पहुँचा सकता है। उसके लिए उसको ई कॉमर्स वेबसाइट्स के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिसमें अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या कोई और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उनके थ्रू वो चल सकता है, जिसमें उसका जीएसटी मैंडेटरी है। क्योंकि मैंने जैसे पहला बताया था आपको कि जीएसटी अगर विद इन स्टेट अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप आउटसाइड द स्टेट अगर अपने प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को सेल आउट कर रहे हैं तो उसमें जीएसटी मैंडेटरी है। तो जब आपने अपना प्रोडक्ट आउटसाइड स्टेट बेचा है तो वहाँ पर अमेज़न आपसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन मांगता है। और इसके अलावा दूसरे जो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हो गया। एंड थर्ड थिंग, अगर आप अपने बिजनेस की ब्रांड वैल्यू को भी अगर आप प्रमोट करते हैं, कोई ब्रांडिंग करते हैं, ट्रेडमार्क करते हैं, तो वहाँ पर अमेज़न फ्लिपकार्ट भी आपका ब्रांड रजिस्ट्रेशन मांगता है, जिससे आपका प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू डेवलप होती है। एक आम धारणा है कि बिजनेस से बेहतर सरकारी या प्राइवेट जॉब है। कई बार अपनी सेविंग्स लगाकर बिजनेस शुरू करते हैं और बिजनेस की बेसिक जानकारी ना होने पर हम नुकसान उठाते हैं। अपनी सेविंग ना यूज करके क्या हम सरकार से कोई लोन ले सकते हैं? आइए जानते हैं उसका प्रोसेस। ये देखिए कि आज के टाइम में कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। जब भी बिज़नेस को आप ग्रो करना चाहते हैं तो समय समय पर पैसा चाहिए। इनिशियल लेवल से लेकर के एक्सपांशन तक आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए इसमें रादर देन आप डायरेक्टली लोन लेते हैं, उसकी जगह तो आप गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आती हैं उन स्कीम्स के थ्रू अगर आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। रीज़न क्या है कि वहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स जो है वो बहुत सब्सिडाइज लेवल पे है। मतलब अगर मैं बात करूँ स्टेट लेवल की तो यहाँ पर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना, फिर प्रधानमंत्री नेशनल लेवल पे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, फिर उसके बाद में CGTMSE स्कीम है। इन योजनाओं के द्वारा आम आदमी या छोटे में जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए मात्र 2% एनुअल रेट पे आपको पैसा मिलता है। और इसके अलावा कैपिटल सब्सिडीज भी मिलती है। कैपिटल सब्सिडीज अप टू 25% तक आपको मिलती है। जीएसटी और ऑनलाइन पेमेंट से ही कोई बिजनेस बेहतर या बड़ा नहीं हो सकता जब तक कि एक आम बिजनेसमैन को भारतीय सरकार की सहायता प्राप्त न हो। अप्रैल 2018 तक इंडिया में 6.8 करोड़ टैक्स पेयर्स और लगभग 2,82,000 सीए हैं। एक अच्छे कंसल्टेंट की जरूरत हमेशा रहती है। एक बिजनेस को जीरो से शुरू करने और स्मूथली चलाने के लिए आपका रोल कितना महत्वपूर्ण है? अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक बार कोई भी प्रोफेशनल हैं, CA, CAS, एडवोकेट, उनसे आप ज़रूर जाकर मिलें। वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आपको अपने बिजनेस को किस तरह से रजिस्टर करना है, किस तरह से ग्रो करना है। समय समय पर आपको कहाँ पर कोई गवर्नमेंट स्कीम आ रही है तो उसके बारे में आपको वो गाइड करेंगे। अगर आप जो बात कर रहे हैं कि सरकारी ऑफिसेस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो सरकार ने मिडिलमैन को ही ख़त्म कर दिया है। यहाँ पर आपको किसी भी ऑफिस को जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन ही एप्लीकेशन आपकी सबमिट होगी और वो संबंधित आप जो भी उसमें बैंक आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उस बैंक में आपकी फ़ाइल पहुंच जाएगी और बैंक के द्वारा आपको कॉल आएगा। पहले तो क्या होता था कि आदमी को बैंक में जाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर बैंक के द्वारा कॉल आएगा कि आपकी फ़ाइल हमारे बैंक में आ चुकी है, आप
फर्दर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कीजिए। फर्दर डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है यहाँ जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो आपके बिजनेस की प्रोजेक्ट रिपोर्ट है कि आप अपने बिजनेस को किस तरह से रन करेंगे, पैसा कैसे आएगा और पैसा कैसे जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शो करनी पड़ेगी और बैंक आपको विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी अप टू 10 लाख रुपीस तक आपको पैसा दे देगा। बिजनेस से जुड़े हर जानकारी और हर वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल टॉक अबाउट बिजनेस।